नमस्कार। दिवसी इंटरनेशनल ऑनलाइन पब्लिक सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक प्रश्न चार उत्तर श्री प्रकाश जी की रचना आज हम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हमने कविता यानी गद्य विभाग, पद्य विभाग सभी में हमने थोड़ा-थोड़ा कुछ काम किया। लास्ट हमारी रचना थी सवैये रसखान जी की जो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या की। लेकिन एक चीज़ के लिए खेद है, आप तक अभी तक प्रश्न उत्तर नहीं पहुँच पाए। नेक्स्ट लेक्चर में आप डेफ़िनेटली सभी कुछ रूटीन से पा पाएँगे। एक प्रश्न चार उत्तर बड़ा अलग सा शीर्षक है। एक प्रश्न और उसके चार उत्तर मीन्स हमारी जो विचारधाराएं हैं वो हमेशा एक जैसी हो ऐसा कभी हम मान नहीं सकते। अगर हमें एक पर्टिकुलर चीज के बारे में पूछा जाए कि हमारे देश का नाम क्या है, तो डेफिनेटली हमारे पास एक आंसर होगा भारत यानी इंडिया। और अगर हम कहें कि हमारे देश में किस तरह की विचारधाराएं हैं, तो डेफिनेटली हम फ्री हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। तो ऐसी जगह पर अगर हम सोचें तो हम मान सकते हैं कि प्रश्न तो हमारा एक ही है, लेकिन हमारे जो उत्तर हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। श्री प्रकाश जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसमें उनका जन्म 1890 ईस्वी और निधन यानी मृत्यु 1971 ईस्वी। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान यानी कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट एवं समसामयिक यानी आजकल की जो टेम्परेरी, आजकल की जो सिचुएशन है, ऐसी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। ऐसी समस्याओं को हाईलाइट किया है जो आज हमारे समाज में पाई जा रही हैं। उनकी भाषा बहुत ही सरल सहज है। आप हमें शब्दार्थ जैसी कहीं पर भी बहुत जरूरत नहीं लगेगी। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण ये विविध विधाएं हैं जिन पर अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ वही, ये जो लास्ट पैराग्राफ है, किसी भी राइटर का जो जीवन परिचय है उसके बाद तुरंत एक छोटे से पैराग्राफ में आप पाएंगे पूरा आपका चैप्टर, पोएम जो भी है वो समराइज करके आपको दे दिया जाता है। अगर आपने ये पैराग्राफ को समझ लिया मीन्स आपने हाइलाइट्स पॉइंट को समझ लिया जो आपके चैप्टर के दौरान आने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर चार महाअनुभव, महानुभावों मतलब जो महान अनुभव रखने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति अपने अपने ढंग से देते हैं उसका उत्तर। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः यानी पूरी तरह से ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। हर जगह हम कैमरे की निगरानी में नहीं रह सकते। हमारा आत्म दायित्व क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, किसी भी काम को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष यानी निचोड़ है। हम जिसको कहें कि सारांश जो है वो ये है। सबको ही कुछ ना कुछ खप्त होता है। खप्त मीन्स सभी को कुछ ना कुछ एक क्वेरी रहती है, एक शंका होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, चेष्टा होती है, या कुछ भी कुछ डाउट होता है, मतलब कुछ क्यूरियोसिटी लाइफ जिसको हम बोल सकते हैं। मुझे भी कई बातों का खप्त है, यानी लेखक आपसे बात कर रहे हैं। एक प्रश्न चार उत्तर के अंतर्गत उन्होंने अपनी विचारधाराओं को भी यहाँ पे व्यक्त करने की कोशिश की है। सबको ही कुछ ना कुछ खप्त तो होता ही है, मुझे भी कुछ बातों का खप्त है। उनमें से एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है तो मैं उन्हें सहृदय यानी नजदीक पाता हूँ, अपने हृदय के नजदीक। साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके होंगे। हमारे साथ रहने वाला पर्सन हमें बहुत अच्छे से जानता है, बजाय कि अगर हमारे मेहमान 2 दिन के लिए आते हैं तो उन्हें 2 दिन जैसा ही अनुभव होता है हमारे साथ। अगर उस बीच में हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो मेहमान उस गलती को ही मानता है कि ये पर्सन ऐसा है, उसे हमारी अच्छाइयों के बारे में नहीं पता होता। लेकिन जब हमारे साथ रेगुलरिटी यानी हर रोज रोजमर्रा की जिंदगी में कोई हमसे जुड़ जाता है तो वो हमारी अच्छाइयों को भी जानता है और हमारी बुराइयों को भी जानता है। अब सोचिए, एक विदेशी व्यक्ति सहृदय
स्थिति में आ जाते हैं लेखक के साथ, क्योंकि उन्होंने काफी सारा समय हमारे देश में इस देश के नागरिक की तरह व्यतीत कर लिया है और उन्हें यहाँ बहुत अच्छा अनुभव हो चुका है। तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपया कर बताइए कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने वीर पुरुषों के रहते हुए भी, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। हम इस बात को पूर्णतः तो हम इससे हम सहमत नहीं हो सकते कि बिल्कुल ही उन्नति नहीं कर रहा, लेकिन कई जगह हम सोचे तो वाकई में हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। मूल पड़ाव कहाँ है? मानव अपने विचारों से उन्नति नहीं कर रहा, पैसा भी कमा रहा है, टेक्निकली भी आगे जा रहा है, काफी कुछ कर रहा है, लेकिन मानव अपने विचारों से कहीं उन्नति करने में आज भी पीछे है। ऐसा क्या है? क्या है उसकी स्वार्थ निष्ठा? क्या है उसके मन के विचार जो आज भी वो उस लेवल से ऊपर नहीं उठ पा रहा जिससे उसे उठना चाहिए? ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों ही पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा भी चाहते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए हमारी कमियां क्या हैं, तो यहाँ पर अगर हम बहुत अच्छे मित्र हैं तो हमें बहुत तकलीफ होगी सामने वाले को कमी कहने में, लेकिन आपको पता ही होगा अच्छा मित्र वही होता है जो हमारी कमी को हमारे गुण से पहले बताए। तो यहाँ पर हम एक अच्छे मित्र की तलाश कर रहे हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। ये आज का एक प्रश्न है। इस चैप्टर के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत श्री प्रकाश जी द्वारा ये अनुभव हमारे को शेयर कर रहे हैं कि मैंने ये एक प्रश्न कितने अनुभव महानुभावों से पूछा, 4 महानुभावों से पूछा, जिसके 4 अलग अलग उत्तर। प्रश्न एक, लेकिन उसको 4 दिशाओं से देखा गया है। तो उसी दौरान में वो शिष्टता के नाते क्षमा जैसा वर्ड भी यूज करते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं हूँ, मैं उन्हें उत्तर देने के लिए बाध्य कर देता हूँ, ऐसा श्री प्रकाश जी ने माना है। पहले मित्र, एक वृद्ध ईसाई पादरी, 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपत्नी यानी पत्नी के साथ देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे हैं। यहाँ हमें अंडरलाइन करने की जरूरत है कुछ ऐसे शख्सियत, ऐसे महानुभावों को जिन्हें हमें एमसीक्यू के अंतर्गत याद रखना पड़ता है। पहला वो व्यक्ति कौन था जिससे प्रश्न का उत्तर पूछा गया? तो पहले वो व्यक्ति थे एक वृद्ध ईसाई पादरी। यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे कितना अनुभव है उनका, 36 वर्ष का। और किनके साथ उन्होंने ये कार्यभार लिया? सपत्नी यानी अपनी पत्नी के साथ। मुख्य काम उनका समाज हित का था। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा, या हमारा देश उतनी उन्नति नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए? तो उनका बड़े थोड़े से शब्दों में उत्तर है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वो दरख्वास्त रखता है। अगर हमें कहीं पर भी कोई काम चाहिए तो हम बड़ी बड़ी अपनी क्वालिफिकेशन जितना ना हो उससे ज्यादा दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम बहुत निष्ठापूर्वक काम करेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे। 8 घंटे की जॉब है, लेकिन अगर आप हमें 10 घंटे भी रोकोगे तो हम रुक जाएंगे। इसको कहते हैं अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर अपनी बात को रखना। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। मतलब हम बहुत अच्छा एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हमारा अपना ध्यान नहीं है हमें, हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपने काम में हमने गर्व नहीं लिया, पर हम ये सोच रहे हैं कि सामने वाले को हम कैसे प्रूव कर दें कि हम वाकई में ये काम करना चाहते हैं। और अंत में प्रतिज्ञा करते हैं
कि यदि स्थान मिल जाए तो वो सदा अपने मालिक की शुभ कामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। जैसे जैसे इंसान उस काम की गहराई से जुड़ता जाता है, वैसे वैसे वहां की कमियां छांटने लगता है, क्योंकि अब उसको क्या प्रूव करना है कि पहले यहाँ ऐसा था, लेकिन अब मैं आया हूं या मैं आई हूं तो देखिए यहाँ का काम कैसा हो गया। यहाँ पर भी क्या है, काम में गर्व नहीं है, लेकिन हम क्या चीज का गर्व लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला हमसे खुश है या फिर नहीं है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरख्वास्त देते हैं, साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, पर जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं कि जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है। जैसे ये काम अगर हम आ गए तो इट मीन्स हो गया, अदरवाइज पता नहीं इस काम को कोई करने वाला था भी या नहीं था, और वे यदि काम छोड़ दें तो शायद संसार ही डूब जाएगा। अपने काम में गर्व न लेकर दूसरे व्यक्ति की मानसिकता को हमेशा जज करने का काम हम कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे बहुत अक्सर मैं ये एग्जाम्पल देती ही हूँ इसमें, कि बोर्ड पे हमने कोई चित्र बनाया है, बहुत अच्छा, हमने कोई भी कुछ भी ड्रॉ किया है, एक कोई भी स्टूडेंट ने ड्रॉ किया है, लेकिन वो स्टूडेंट जो है, क्लास में टीचर एंटर होता है, तुरंत वो स्टूडेंट मैम के पास पहुंचता है और बोलता है देखिए मैम ये मैंने बनाया है, कैसा लगा। बट ऑब्वियस है मैम बोलेंगे बहुत अच्छा है। और दूसरी ओर सोचिए, अगर वो बच्चा सामने नहीं आता, एज इट इज क्लास है, मैम एंटर करते हैं क्लास के अंदर और वो बोर्ड पर बने हुए उस चित्र को देखते हैं और बोलते हैं अरे वाह ये किसने बनाया है, और क्लास में सभी बच्चे उस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये काम इस बच्चे ने किया है। तो सोचिए गर्व कहाँ फील हुआ, गर्व आत्म प्रशंसा करने में फील हुआ या जो प्रशंसा हमें दूसरों के मुख से मिली उसमें हुआ। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन अक्सर हम इस चीज में भी कहीं पीछे हैं। तो अपने काम में गर्व महसूस कीजिए, अपने काम को जो हम कर रहे हैं, हम वो काम किस निष्ठा ईमानदारी से कर रहे हैं, क्या हम सेटिस्फाइड हैं उस चीज के लिए, सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट वही चीज है। अगर हम अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, इट मीन्स नथिंग, मतलब सामने वाले खुश ही हैं आपसे, हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी, इसमें हमें काम की मेन इंपॉर्टेंट चिंता करनी है कि जो आज हमें टास्क दिया है वो हमने किस तरह से किया है। आज मैं ये चैप्टर रीड कर रही हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, समझा रही हूँ, और फिर मैं लास्ट में बोलती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत ध्यान से रीड करना है। इसमें आने वाले शब्दों को, आपको जो कठिन शब्द है उससे समझना है, स्पेलिंग जानना है। तो क्या मैं आप सबके पास आ रही हूँ उस चीज को समझाने के लिए, या आपको ऑब्जर्व करने के लिए, या देखने के लिए? लेकिन हमारा और आपका एक विश्वास है, मैंने आपको काम दिया और आपने काम लिया, पर कौन किस काम में कितना गर्व महसूस करके उस काम को करता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आइए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का मैंने आपको मूल निचोड़ बता दिया है। इसमें एक प्रश्न कॉमन रहेगा और 4 महानुभाव हैं, उनमें से हमने एक महानुभाव की अभी तक विचारधारा को जाना है, और वो है वृद्ध ईसाई पादरी, जिनका 36 वर्ष का जो है यहाँ पे अनुभव रह चुका है। इस 36 वर्ष के अनुभव के दौरान उन्होंने सपत्नीक बहुत समाज हित की बात की है, और वो समाज हित करते करते ही उन्होंने अपने आप के जो अनुभव थे उसको शेयर किया हमारे लेखक के साथ, श्री प्रकाश जी के साथ, और उन्होंने छोटे से शब्दों में उत्तर दिया कि हम लोग अपने काम का गर्व महसूस नहीं करते हैं। बात इस पादरी मित्र ने बिल्कुल ठीक कही, हमें अपने काम में गर्व नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम करने का, मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है, एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। यह अपनी आजीविका के साधनों में बड़ा आदर सत्कार करता है।
बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपने बहियों, बहियों का मीन्स है जो खाता लिखने के लिए बुक्स यूज करते हैं, कि निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरों का काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष हमेशा दूसरों पर डालते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं और काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, यानी अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेष्ठकर है। ये आदेश हम भूल गए हैं, हम अपने काम का गर्व नहीं लेते। कुछ और पॉइंट्स को हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं आपके साथ, कि एक खास बात तो कि जब भी हम असफल होते हैं तो हम ये कभी नहीं कहते कि वाकई में हमने मेहनत नहीं की है। हम क्या कहते हैं, हमारे घर में ये डेथ हो गई थी, ये फंक्शन था, शादी का प्रोग्राम था, नोट्स गुम हो गए थे, बुक्स भीग गई थी, मेरे फ्रेंड नोटबुक लेकर गए थे। सो मैनी एक्सक्यूजेस रियली, मतलब बड़ा आश्चर्य होता है जब भी हम बच्चों को ये पूछें कि इस चीज के पीछे क्या रीजन है। नॉट अ सिंगल पर्सन कि हमने मेहनत नहीं की है, ऐसा किसी के माइंड में नहीं रहता, बट दे आर रेडी विद द डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्यूजेस रियली। तो यहाँ एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, बहुत जनरल है ये पॉइंट। मैं एग्जाम की दृष्टि से नहीं, एक जीवन की दृष्टि से भी आपको इस चैप्टर के नजदीक लेकर जाना चाहती हूँ, कि हम अपनी असफलता का दोष खुद को ही दें, तभी हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। हमेशा वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली आपने उक्ति तो सुनी ही होगी, कि आंगन ही टेढ़ा था, नाचना तो मुझे आता था। इट मीन्स कि हम अपनी गलती नहीं निकालना चाहते, बस ये एक चीज है। दूसरी चीज, हम खुद दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। यानी अगर हमें कोई भी तकलीफ है, एक छोटी सी तकलीफ से, जो सोचो हमें जैसे पेट में दर्द है, तो आज सुबह से हमारा मूड अच्छा नहीं है, मतलब उस पेट दर्द की वजह से हमने आसपास बैठे हुए 5-6 स्टूडेंट्स को या अपने कलीग्स को एंगेज कर लिया है कि आज मुझे पेट में दर्द है। अच्छा, आज आपको पेट में दर्द है, क्योंकि हमें अभी किस चीज का वेट है, सिंपैथी का, कि सामने वाले 4 लोग हमें ये बोले कि आज इनको पेट में दर्द है बेचारे, अरे आज बड़ी तकलीफ में है। वो सुनकर बड़ा सुकून मिलता है। मतलब हम काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, हम किसके बारे में सोच रहे हैं कि हाउ मेनी पीपल्स आर सेटिस्फाइड विद आवर वर्क, विद आवर बिहेवियर, और हमारे से कितने लोगों को अच्छा फील हो रहा है, हम कितने लोगों के दिल में हैं सहानुभूति के लिए। स्वधर्म निधन श्रेय, यानी सबसे लास्ट में ये उक्ति इसीलिए कही गई है कि अपने काम को करते हुए, अपना धर्म निभाते हुए अगर हम मृत्यु को भी प्राप्त कर जाएं तो शायद वो श्रेष्ठकर जीवन होगा, क्योंकि हमने महत्वता किसको दी है, अपने काम को दी है। यहाँ पर एक प्रश्न है आपका, हम उन्नति क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका बिल्कुल साधारण सा उत्तर है कि हम अपने काम का गर्व नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको बताती जा रही हूँ ताकि आप कहीं पर भी भूल नहीं करें, उस चीज को हम समझते जाएं। दूसरे मित्र, एक वृद्ध ईसाई पादरी, सरकारी इस वृद्ध ईसाई पादरी का तो हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। अभी हमारे एक वृद्ध हैं सरकारी कर्मचारी, ICS यानी IS के सदस्य हैं। 30 वर्ष से भी अधिक भारत में गवर्नमेंट नौकरी पर हाल में पेंशन लेकर स्वदेश गए, जहां से वो आए थे अपने देश को लौट गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री यानी मित्रता हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने भी पेश किया। उत्तर मिला मुझे, यानी लेखक को, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि यानी समाज, ग्रुप, मास की और जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, ये गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। खाने की दावत हो जाने के बाद मेजबान को यह विश्वास नहीं कि मेहमान समय से आएंगे,
और मेहमान को विश्वास नहीं कि समय पर खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को विश्वास नहीं कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हम समय से, जस्ट वेट 1 मिनट। Sorry for inconvenience. Just a minute. समय से हमें दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को ये विश्वास नहीं कि पहले से बैठा मुसाफिर हमें जो है वो स्थान दे देगा। सड़क पर चलने वालों को ये विश्वास नहीं कि आगे चलाने वाला जो भी चालक है वो हमारे को सही तरीके से रास्ता दे देगा, या छाता खोलते समय हमारा ध्यान रख भी पाएगा कि नहीं। फिर कोई भी छिलका है, सुई है, पिन आदि कुछ भी हम डाल देते हैं किसी भी रोड पर, सड़क पर चल रहे हैं, तो क्या हम उसमें दूसरों के बारे में सोच रहे हैं? सारे संसार को अपने काम के लिए बिना मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हम ही हम है, सिर्फ हम अपने काम को देख रहे हैं, लेकिन उस काम से किसी को क्या फर्क पड़ रहा है हम वो नहीं देख रहे। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते हैं। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पर्श्य, यानी हम किसी को छू जाएं और हमें ऐसा लगता है जैसे हमें कोई तकलीफ ना हो जाए। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। सचमुच ही हम अपनी जिम्मेदारी, काम को लेकर जो हम जिम्मेदार होना चाहिए उतनी जिम्मेदारी से हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम बैठे हैं, सोचिए आज आपको एक सीट मिली है बैठने के लिए। मैं आपके हिसाब से ही एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप बेंच पर 3 पर्सन बैठे हैं, आपने डेस्क पर सब कुछ फैला दिया अपना स्टफ, क्योंकि आपको कंफर्टेबली अपना काम करना है। आपने ये बैठते समय बिल्कुल नहीं सोचा कि 2 लोग आपके साथ बैठे हैं तो वो आपके साथ कैसे काम करेंगे। आपने बड़ी अच्छी सी अपनी जगह बना ली है और आपने वो 2 पर्सन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और जब आपको निकलना होता है अपने बेंच से, तो आप एकदम सामने वाले पर्सन को बिना कुछ सोचे कि रास्ता दो ना, क्यों अड़कर बैठ गए हो। इस तरह का भी हमारा टोन होता है। हम कर क्या रहे हैं? क्या हमारी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो सीट? क्या आप रोज उसको घर लेकर जाते हो? अपने साथ वो बेंच को घर लेकर जाते हैं? नहीं। लेकिन वहां हमारा जो सामाजिक कर्तव्य है समष्टि को लेकर, वो कर्तव्य बिल्कुल धुंधला पड़ जाता है। हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के घेरे में सिर्फ अपना काम, अपना टाइम निकाल रहे हैं। अभी यहाँ एक अविश्वास की भावना जो आई, बहुत इंडियन मेंटालिटी में बड़ा हंसकर कह दिया जाता है जॉब की तरह कि कभी मतलब इंडिया टाइम से चला है क्या, कि इंडियन लोग टाइम पर आ रहे हैं क्या। ये हमने विश्वास कैसे खत्म कर दिया? आपस में ही खत्म कर दिया। और बहुत अच्छा सा यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेलर को हमने कपड़े दिए हैं, हमें टेलर पर विश्वास नहीं है कि मतलब वो टाइम पर कपड़े सिलकर हमें दे देगा। हम उसको क्या करते हैं, 2 दिन पहले की डेट देते हैं कि 2 दिन पहले हमें, अगर हमें 25th को जाना है तो हम बोलेंगे 23rd का तो हमारा रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमें ये विश्वास ही नहीं कि वो टाइम पर दे देगा हमारे कपड़े। तो कहाँ ये विश्वास? अगर हमने किसी को डिनर पर बुलाया है तो 7 o'clock इवनिंग में ही हम टाइम दे देंगे, ताकि आते आते उनको 8, 8:30 तो हो जाएगा। आने वाला पर्सन सोचता है 7 बजे जाकर क्या करेंगे, अभी तक थोड़ी खाना बना होगा, कम से कम 8, 8:30 पहुंचते हैं तो हमें अपना काम टाइम पर मिल जाएगा। अविश्वास की भावना कि हम अपना काम जिम्मेदारी से, अगर दर्जी को जो डेट दी है अगर वो उसी पे काम करके हमें दे दे तो उसका विश्वास भी बना रहेगा, और सामने वाला उसे उधार की कैटेगरी में ना लेकर जाए, तुरंत उसके पैसे दे दे तो वो भी बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हम एक दूसरे के विश्वास की बात कर रहे हैं, हम जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। आपको अगर हम कुछ भी काम दे रहे हैं रूटीन में, जो भी आपके पास लेक्चर्स वगैरह जा रहे हैं, जो भी नोट्स आ रहे हैं, तो क्या आप सभी वो टाइम पर कर रहे हो? इसे ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं आ रहा अभी आपके पास। या तो आपका दिल या आपका दिमाग, 2 ही चीजें ऑब्जर्व करती हैं आपको।
और या फिर आपके पेरेंट्स। लेकिन पेरेंट्स फिर भी सेकंड है, फर्स्ट तो आपका दिल, आपका दिमाग है। क्या आपने अपना काम जिम्मेदारी से पूरा किया? ये आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। तो बहुत छोटी बात है, लेकिन ये हमारी अवनति का कारण बन सकता है, उन्नति का ऑपोजिट। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से भारत की सेवा कर रही हैं। असहयोग आंदोलन में जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में भी हुआ है। उनको भी मैंने घेरा, यानी श्री प्रकाश जी ने। उनका उत्तर था कि तुम लोग बड़े आलसी हो। आज का काम हमने आपको दे दिया है, तीनों लेक्चर्स में आपको नोट्स मिल गए, वीडियोस भी मिल गया, बहुत काम है, बहुत काम है। कितनी निष्ठा से आपने वो सारा काम एक ही दिन में पूरा किया? क्या हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपने सारा का सारा बड़ी ही निष्ठा, ईमानदारी, बड़े बड़े भारी भारी शब्द में आपके लिए दे देती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से तीनों लेक्चर में जितना भी मैटर कंटेंट हमने दिया बहुत अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब कोई भी आपको डाउट उसमें नहीं है। ये हमसे बेहतर कौन जान सकता है? आप लोग। तो हम लोग कई जगह थोड़े आलसी भी हैं। हम लोग अपने काम पर गर्व नहीं लेते, हम जिम्मेदार नहीं हैं, और हम बहुत आलसी भी हैं। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ लिया है। रोड पर चलाने वाला लारी वाला जो खींचता है ना अपनी लारी, हम सोचते हैं मेहनत तो इसका काम है, हमें तो एसी रूम मिला हुआ है, उसी में बैठ के हमें पढ़ना है और उसी में बैठकर ही शायद हमें जॉब भी मिलने वाली है, या हम खुद जॉब देने वाले भी बन सकते हैं। बड़े लोगों का काम केवल बैठे रहना है। हम भूल गए हैं कि जो संसार में जो बड़े हुए हैं वो अथक, यानी बिना थके परिश्रम करने से हुए हैं। आज सोफे पर पड़े पड़े हम अगर अपनी वीडियोस देख रहे हैं, मोबाइल में अपना काम देख रहे हैं, तो मतलब फिर आप पड़े ही रहने वाले हो। थोड़ी तकलीफ तो लीजिए, बैठिए, मोबाइल में देखिए, अगर आप कुछ देख रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और फिर उसका एक छोटा सा टेस्ट भी लीजिए। तो ये चीज क्या सिखाएगी? थोड़ी थोड़ी मेहनत करना सिखाएगी, परिश्रम करना सिखाएगी। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता तो हम कैसे पाएंगे? फर्स्ट डे ऑफ 10th ग्रेड, आज हमें 9th का रिजल्ट मिल गया है, अब हमारा 10th ग्रेड स्टार्ट हो गया है। तो मेरा टारगेट है 95%, A1 ग्रेड 90, अब तो मुझे लेना ही लेना है। ख्वाब में थोड़ी 90% मिलने वाला है आपको, या ड्रीम्स की दुनिया में 90% इट्स ओके, बट 90% कब मिलता है उसका शायद आप इमेजिनेशन भी नहीं कर पाएंगे अगर हम सिर्फ लेटे लेटे ही वीडियोस देखेंगे तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि थोड़ा आलस्य का जो पॉइंट है वो भी हमें पीछे ले जाता है। आरंभ शूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। आज 90% टारगेट फिक्स कर लिया है, पर 90% के लिए कितना चलना है, कितना ऊंचे जाना है, कितनी स्पीड से हमें दौड़ना है। दौड़ थोड़ी रहे हैं हम तो चल भी प्रॉपर नहीं रहे हैं। तो 90% तो फिर हम कैसे प्राप्त करेंगे? 90% पाने के लिए अगर हमें वो दौड़ चाहिए तो मैराथन की दौड़ से कम नहीं होनी चाहिए वो हमारी दौड़। हम शुरुआत अच्छी करते हैं, अगर शुरुआती जोश आपका पर्यंत, जो भी काम हम कर रहे हैं उस जीवन पर्यंत रहे, तो शायद आप अपनी सफलता से दूर नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में, न हम अपने गृहस्थ में, न सार्वजनिक कार्य में हम कहीं पर भी सफल नहीं हो पाते। और जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम रोना पीटना झींकना, इससे सारा समय व्यतीत कर देते हैं। उतना यदि काम में बिताएं तो देश की काया पलट सकती है। हम लोग बड़े आलसी हैं। अभी यहाँ आपको 3 पॉइंट तक मैं लेकर गई हूँ, और ये 3 पॉइंट के दौरान हमने काफी चीजों को समझा है जो मैंने आपको बताए हैं कि ये 3 पॉइंट में हम क्या समझ पाए हैं। ये आलस्य वाले पॉइंट ने तो हमारा काफी कुछ हमें मतलब सिखा दिया है कि वाकई में छोटी छोटी चीजों के आलस्य से जो है हम पीछे रह जाते हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी
वृद्धा स्त्री थी, संसार में प्रसिद्ध थी, मेरे कुल में उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य यानी दादी माँ के समान थी, उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं, आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता शायद शब्द थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा अभी तक। जिम्मेदारी, गर्व करना यानी प्राउड फील करना, आलस्य, ये सब चीजें हमें आसानी से समझ में आ गई। उदारता का अर्थ बहुत साधारण शब्दों में आपके पास मैं बताऊं कि आपके पाउच भरा भरा हुआ है, एकदम ठुकाठुक भरा हुआ है वो, उसमें 10 से 15 पेन पड़े हैं, स्केल्स पड़ी हैं, इरेजर पड़ी हैं। जब भी आपका कोई फ्रेंड आपसे पेन मांगता है जो बहुत नजदीक नहीं है और एवं ही है मतलब क्लास में कि भाई अगर पेन हो तो एक एक्स्ट्रा दो ना, तो आप ढूंढते हो कि उसको मैं कौन सा पेन दूं। वो हमारी अनुदारता है। मीन्स वहां हम उदार बिल्कुल नहीं है जहां हम फाइंड कर रहे हैं चीजें। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। अपनी प्रशंसा हमें बहुत अच्छी लगती है। अगर हमारे फ्रेंड को, अब एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे आप कोई भी पेपर वगैरह देते हैं और आपको हम पेपर शोइंग करते हैं, तो उसमें हमारे कितने आए उससे पहले हमें क्या चिंता होती है कि हमारे फ्रेंड के कितने मार्क्स हैं। यानी अगर आपको 20 में से 15 मिला है और आपके फ्रेंड को 18 मिला है, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अरे तुम्हारे दिखाइए ना कितने मार्क्स हैं। वो 18, आपको अपने 15 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब वो 18 आप देखते हैं तो आपको अपने 15 से लेना देना हो जाता है, यार इतने मेरे कम क्यों आए, हमने साथ में पढ़ाई की थी। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते, उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें बिल्कुल ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब किसके कारण नष्ट हो गए हैं। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर ही मर गए हैं। इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियां आदि भी लुप्त हो गई हैं। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदता यानी कंपटीशन की भावना हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। कोई अच्छी चीज हमें आती है तो हम दूसरों को उतनी अच्छी तरह उसको समझा नहीं पाते। ये हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम 40% सिर्फ इंसान को लेकर चल रहे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। कि कई जगह हमारी जो मन की भावनाएं वो इतनी संकुचित हो जाती हैं कि हम दूसरों को देखकर परेशान हो जाते हैं। इतनी कंपटीशन की जो भावना है वो भी मतलब हम दूसरों को नहीं जल्दी से बताते। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स यानी डरावनी दिख पड़ती है कि चित्त यानी मन व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। यानी उदारता का भाव भी है। अगर हमें कोई अच्छी चीज आती है तो हमें बेझिझक दूसरों को समझा देनी चाहिए, बेझिझक हमें समझानी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर डर होता है कि कहीं हमसे आगे तो कोई नहीं निकल जाएगा। यहाँ पर हम फिर संकुचित मन के हो जाते हैं। उदारता का एक्चुअली ऑपोजिट ही संकुचित है, छोटा विचार, छोटा दिमाग। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त, सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त, जस्ट अ मिनट, यस, ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर, अपने गर्म काम में गर्व न रखकर, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अनुभव न कर, अपने काम की एक एक तफसील को समझकर उसमें तदचित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। चारों पॉइंट्स को एक सेंटेंस में कॉमर्स के साथ दिया है। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया है। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत यानी और भी अगर किसी से पूछा जाए तो सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूंगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, जय जयकार पुकारते हैं, इसी में अपने धर्म की इतिश्री अंत समझ लेते हैं। हम उनके अनुसार चलते नहीं हैं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते, और यही कारण है हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग यानी गति से चल रहा है, हम तटस्थ हैं, हम खड़े हैं सामने, सब कुछ है,
जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है, इतनी सारी बातें मैंने आपको तो बोल दी, लेकिन अगर वो मेरे जीवन का पार्ट नहीं है तो मीन्स व्याख्यान देने से काम नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। किंतु ठीक तरह से काम न करने, यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं, तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए हैं। यदि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों ना हो और हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव, शिक्षक ही क्यों ना हो, तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा। यानी छोटे काम करने वाले को छोटा मत समझिए। ये कब होगा? जब हम किसी भी काम को समझने में गर्व फील करते हैं, जिम्मेदारी से किसी की ड्यूटी निभाते हैं, किसी के प्रति हमारा समाज हित के प्रति जो कर्तव्य है उसे निभाते हैं, तो शायद कोई भी कैटेगरी निम्न नहीं रहेगी। एक एक अंग में जान आ जाएगी। नीचे लेवल से शुरू कीजिए, हर एक स्तर को ऊपर उठाना जरूरी है। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही हमारा समाज, हमारा देश स्वयं संगठित हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले खुद को संगठित करना बहुत जरूरी है। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं, बिल्कुल नहीं और बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली हमने यहाँ पर एक प्रश्न 4 उत्तर को हमने यहाँ पर लिया। सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है? हम लोग उन्नति क्यों नहीं कर रहे? 4 हमने इसके उत्तर पाए। हम लोग अपने काम का गर्व नहीं लेते। सेकंड, यस प्लीज। हम जिम्मेदार भी नहीं हैं, हम थोड़े आलसी भी हैं और हम उदार भी नहीं हैं। तो अगर ये चारों जो भी हमारी उन्नति अवनति के कारण है, अगर हम इनको समझ लें तो शायद हमारे लिए उन्नति करना मुश्किल काम नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइव लेक्चर अगर हम कंडक्ट करते हैं तो उसमें हम अपनी क्वेरी को कंप्लीट करेंगे। ओके।